कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। रात करीब 2 बजे सारा देखती है कि उनके पड़ोसियों का कुत्ता उसके दरवाजे पर जोर जोर से भौंक रहा है। दरअसल बाहर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो चुका था। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स सभी को घरों के अंदर रहने की चेतावनी दे रहे थे। सारा कुत्ते को साथ लेकर जैसे ही पड़ोसी के घर गई, तभी वो देखती है कि उसके अंकल को किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। सारा उसकी मदद करने के लिए जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, तभी उसके बगल में एक बूढ़ी औरत किसी को बड़ी ही बेरहमी से खा रही थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, तभी उसके मुंह के अंदर से कुछ बेहद ही अजीब तरह की फंगस बाहर निकलने लगी। सारा को देखते ही बूढ़ी औरत पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गई। खुशकिस्मती से यहाँ पर हमारी कहानी का मुख्य किरदार जोएल अपने भाई टॉमी के साथ पहुंच जाता है। जोएल उस इन्फेक्टेड महिला को मारकर अपनी बेटी सारा को लेकर जल्दी से शहर से बाहर निकलने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि यह खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। हाईवे पर पहुंचते ही तीनों देखते हैं कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग शहर से निकलने के लिए ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसलिए टॉमी गाड़ी को शहर की तंग गलियों से निकालने का फैसला करता है, लेकिन शहर के अंदर भी चारों तरफ हफरा तफरी मची हुई थी। कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान, इसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। टॉमी भीड़ से बचता हुआ गाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक प्लेन तेजी से जमीन से आकर टकरा गया। धमाका इतना जोरदार था कि बाहर खड़े सभी लोग आग की लपटों में झुलस गए और गाड़ी में बैठे तीनों लोग भी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुली तो जोएल देखता है कि टॉमी सड़क के दूसरी तरफ फंस चुका है। यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना भी खतरे से खाली नहीं था, इसलिए दोनों नदी के पास मिलने का फैसला करते हैं। जोएल सारा को अपनी गोद में उठाकर जल्दी से नदी की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में ही उनके पीछे एक इन्फेक्टेड आदमी पड़ गया। उस इन्फेक्टेड आदमी की रफ्तार किसी आम इंसान से दुगनी थी। इससे पहले कि वो दोनों को पकड़ लेता, तभी उसके सर में किसी ने गोली मार दी। गोली चलाने वाला एक अमेरिकी सैनिक था। जोएल उसका धन्यवाद कर पाता, उससे पहले ही सैनिक ने जोएल और सारा दोनों पर बंदूक तान दी। दरअसल सरकार ने पूरे शहर के निवासियों को मारने का हुक्म दिया था। सैनिक ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जोएल उछलकर किसी तरह बच जाता है। इससे पहले कि सैनिक जोएल को मार देता, तभी यहाँ पर टॉमी आकर सैनिक को मार देता है, लेकिन इसी दौरान सारा को गंभीर चोट लग गई थी। जोएल कुछ कर पाता, इससे पहले ही सारा उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ से कहानी 2 दिन पीछे चली गई, जहाँ हमें इस वायरस के फैलने का असली सच पता चलने वाला था। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में एक रेस्टोरेंट के अंदर डॉक्टर रत्ना आराम से बैठकर अपना खाना खा ही रही थी कि तभी अचानक से यहाँ पर 2 मिलिट्री ऑफिसर्स आकर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर रत्ना फंगस की एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक है और मिलिट्री उसे अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी की सबसे सिक्योर तरीन लैब के अंदर लेकर जा रही थी। लैब के अंदर पहुंचते ही मिलिट्री अफसर उनसे एक इंसानी लाश की जांच करवाते हैं। रत्ना देखती है कि लाश के पैर पर किसी खतरनाक जीव के काटने का निशान है और वहां पर कुछ बेहद ही खतरनाक फंगस फैल चुकी है। जैसे ही रत्ना ने लाश के मुंह को खोला, तभी अंदर से बहुत सारे फंगस के कीड़े जिंदा होकर बाहर निकलने लगे। डर के मारे रत्ना लैब से बाहर भाग जाती है। ऑफिसर के पूछने पर रत्ना बताती है कि यह फंगस सिर्फ कीड़े मकोड़े में ही पाया जाता था, लेकिन अब इसने खुद को बदलकर इंसानी शरीर के अंदर भी जीना सीख लिया है। मतलब कि यह वायरस इंसान के दिमाग पर कब्जा करके उसे अपने मुताबिक चलाने की क्षमता रखता है और इस वायरस का कोई भी इलाज या वैक्सीन नहीं है। मिलिट्री अफसर बताते हैं कि यह सब एक आटे और मैदे की फैक्ट्री में शुरू हुआ था, जहां एक महिला अचानक से अपना संतुलन खोकर दूसरे वर्कर्स पर हमला करने लगी। सही मौका रहते पुलिस ने महिला को तो मार दिया, लेकिन तब तक उसने लगभग 14 वर्कर्स को काट लिया था और तब से वो वर्कर्स भी गायब हैं। और क्योंकि आटा और मैदा पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, इसलिए यह वायरस जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैलने वाला था। इसलिए रत्ना सलाह देती है कि मिलिट्री को अब उस पूरे शहर को ही बम से उड़ा देना चाहिए, ताकि इस वायरस को फैलने से पहले ही रोक लिया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस तो पहले ही दुनिया भर में फैल चुका था। अब इस घटना को करीब 20 साल बीत जाते हैं। इस दौरान दुनिया पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। बचे हुए लोगों ने खुद को बचाने के लिए बड़े बड़े क्वारंटीन जोन बना लिए, जहां फेडरा नाम का एक मिलिट्री संगठन हर चीज पर नजर रखता था। वही फायरफ्लाइज नाम का एक ग्रुप फेडरा के खिलाफ लड़ रहा था। उसका मानना था कि फेडरा लोगों को बचाने की बजाय सिर्फ उन पर जुल्म करती है, इसलिए इन दोनों संगठनों के बीच आपसी मुठभेड़ चलती रहती थी। इसी दौरान हम जोएल को देखते हैं। जोएल अपनी पार्टनर टेस के साथ स्मगलिंग का काम करता था। जोएल फेडरा की सुरक्षा चौकियों को चकमा देकर क्वारंटाइन जोन से बाहर जाने के गुप्त रास्ते जानता था, जहां से वो हथियार और दूसरा गैर कानूनी
कानूनी सामान लाकर बेचता था। पिछले 3 हफ्तों से जोएल के भाई टॉमी का कोई अता पता नहीं मिल रहा। रेडियो पर भी उसके सारे संपर्क टूट चुके थे। जोएल को लग रहा था कि शायद उसका भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, यह जानते हुए भी कि बाहर हर तरफ इन्फेक्टेड लोगों का आतंक फैला हुआ है। फिर भी वो बाहर जाकर अपने भाई को ढूंढना चाहता था। मुसीबत ये थी कि जिस आदमी से वो गाड़ी की बैटरी लेने वाला था, उसने पहले ही वो बैटरी फायरफ्लाई संगठन को बेच दी थी। जोएल टेस को अपने साथ लेकर फायरफ्लाइज के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही उनके आदमियों को किसी ने मार डाला था। टेस देखती है कि बैटरी बुरी तरह खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पर ग्रुप की लीडर मर्लिन जोएल के सामने आ जाती है। मर्लिन और जोएल एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मर्लिन जोएल से एक सौदा करती है कि जोएल को एक खास लड़की को यहाँ से हजारों मील दूर फायरफ्लाइज के सुरक्षित अड्डे तक पहुंचना है। बदले में मर्लिन उसे एक गाड़ी और फुल चार्ज बैटरी देगी। जोएल पहले भी कई बार बाहर की दुनिया में जा चुका था, इसलिए मर्लिन उसे इस खास लड़की को उसे सौंपने का फैसला करती है। मर्लिन जोएल को सीधा तो कुछ नहीं बताती, लेकिन इतना बता देती है कि यह लड़की पूरी दुनिया को बचाने की चाबी है। जोएल भी अपने भाई को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो बिना कोई सवाल करे आज रात ही उसे अपने साथ लेकर निकलने का फैसला करता है। जोएल नहीं जानता था कि यह सफर उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला है। रात होते ही जोएल, टेस और एली चुपचाप क्वारंटीन जोन से बाहर निकलने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी रास्ते में फेडरा का एक सैनिक उन्हें रोक लेता है। वो अपनी स्कैनिंग मशीन से तीनों की जांच करने लगा। सबसे पहले जोएल और टेस की रिपोर्ट तो सामान्य आई, लेकिन जैसे ही मशीन एली को स्कैन करने लगी, तभी उसमें संक्रमण का अलर्ट बजने लगा। सैनिक ने तुरंत अपनी बंदूक एली पर तान दी। यह दृश्य देखकर जोएल को अपनी बेटी सारा की याद आ गई, क्योंकि 20 साल पहले एक सैनिक ने उसकी बेटी को भी ऐसे ही मारा था। इससे पहले कि सैनिक एली को भी मार देता, तभी जोएल उस पर टूट पड़ा और सैनिक को मौत के घाट उतार डाला। दोनों के पूछने पर एली बताती है कि उसे 3 हफ्ते पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन उसके खून के अंदर ही एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो इस वायरस को उसके शरीर के अंदर फैलने नहीं दे रहा। यही वजह थी कि मर्लिन एली को सुरक्षित रखना चाहती थी, ताकि उस पर रिसर्च करके इस वायरस का इलाज ढूंढा जा सके। इसके बाद तीनों शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह वे एक पुल के ऊपर पहुंचते हैं। वहां से पूरा उजड़ा हुआ शहर साफ दिखाई दे रहा था। टूटी हुई इमारतें, खाली सड़कें और हर तरफ फैले पेड़ पौधे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की दुनिया खत्म हो चुकी हो और अब इस जगह पर सिर्फ प्रकृति बची हो। कुछ देर रुकने के बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और एक पुराने होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। होटल के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ था। रास्ते भर एली पुरानी दुनिया की हर चीज को ध्यान से देखती रही। कभी किसी बोर्ड के बारे में पूछती तो कभी किसी मशीन के बारे में, लेकिन जोएल हर बार छोटा सा जवाब देकर बात खत्म कर देता। होटल की छत पर आकर तीनों देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह इन्फेक्टेड लोगों से भरा पड़ा है, इसलिए वहां से जाना खतरे से खाली नहीं था। ये तीनों म्यूजियम के रास्ते से निकलने का फैसला करते हैं। बाहर से म्यूजियम बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, माहौल पूरी तरह से बदल गया। हर तरफ ज़ॉम्बीज की लाशें बिखरी हुई थीं। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही 2 ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा की तरफ भागते हैं। जोएल एली की हिफाजत करता हुआ एक ज़ॉम्बी को अपनी गन से मार डालता है। टेस भी एक कुल्हाड़ी लेकर दूसरे ज़ॉम्बी के सर पर वार करती है। सही मौका रहते जोएल अपनी गन उठाकर उसे भी मार डालता है। काफी मुश्किल के बाद तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान टेस के कंधे पर भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो ये बात अभी दोनों से छिपा कर रखती है। इसके बाद तीनों आखिरकार स्टेट हाउस पहुंच गए, जहां फायरफ्लाइज उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरी बिल्डिंग लाशों से भरी पड़ी थी। जिन लोगों तक उन्हें एली को पहुंचाना था, वे सभी पहले ही मारे जा चुके थे। यानी जिस काम के लिए वे यहाँ तक आए थे, वो यहीं पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी टेस अपने कंधे पर बना काटने का निशान दिखाती है। अब वो सच छिपा नहीं सकती थी। एली तुरंत अपने हाथ का पुराना निशान दिखाती है। उसे लग रहा था कि जैसे वो बच गई, वैसे ही टेस भी बच जाएगी। लेकिन टेस अच्छी तरह जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसी वक्त बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आते हुए दिखाई देने लगे। टेस समझ जाती है कि अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो जोएल और एली कभी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए वो जोएल से कहती है कि अगर सच में एली के अंदर इस बीमारी का इलाज छिपा है, तो उसे हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। भारी मन से जोएल एली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टेस अकेली ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए रुक गई। कुछ ही पल बाद ज़ॉम्बीज तेजी से बिल्डिंग के अंदर घुसने लगे। टेस पेट्रोल में आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका लाइटर हर बार साथ नहीं देता।
तभी एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ गया। आखिरी पल में लाइटर जल गया, जिससे अगले ही सेकंड पूरा स्टेट हाउस जोरदार धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। टेस वहीं अपनी जान दे देती है, लेकिन उसकी वजह से जोएल और एली सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। अब जोएल पूरी तरह अकेला रह गया था। वह किसी भी कीमत पर एली के साथ यह सफर जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि एक बार फिर उसने अपने किसी करीबी को खो दिया था। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। दोनों बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। कई दिनों तक जंगलों, सुनसान सड़कों और उजड़े हुए शहरों से गुजरने के बाद दोनों एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं। यहाँ जोएल अपने पुराने दोस्त बिल से मदद मांगने आया था। बिल कई सालों से इस पूरे इलाके में अकेला रह रहा था। उसने अपने घर के चारों तरफ ऊंची बाड़, खतरनाक जाल और जगह जगह बम लगा रखे थे, ताकि कोई ज़ॉम्बी या लुटेरा उसके इलाके में घुस भी न सके। यहीं से कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। महामारी फैलने के बाद बिल इस पूरे इलाके में बिल्कुल अकेला रह गया था। एक दिन उसे अपने ही लगाए जाल में एक आदमी फंसा मिलता है, जिसका नाम फ्रैंक था। शुरुआत में बिल उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में उसे खाना खिलाता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। दोनों मिलकर उस सुनसान जगह को अपना घर बना लेते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात जोएल और टेस से भी होती है, और समय समय पर वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। समय बीतता जाता है और फ्रैंक की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अब इस दुनिया में कहीं नहीं था। एक दिन फ्रैंक कहता है कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से खत्म करना चाहता है। बिल भी इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अब और नहीं जीना चाहता था, इसलिए दोनों शराब में जहर घोलकर पी लेते हैं और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पीछे वे जोएल के नाम एक चिट्ठी छोड़कर गए थे। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां जोएल वही चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा था कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ खुद जिंदा रहना नहीं, बल्कि किसी अपने की रक्षा करना भी होता है। यह बात सीधे जोएल के दिल तक पहुंचती गई। बिल उनके लिए अपनी गाड़ी, हथियार और काफी जरूरी सामान भी छोड़ गया था। इसके बाद जोएल और एली उसी गाड़ी में बैठकर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल पहले उसे एली को स्टेट हाउस तक ही छोड़ना था, लेकिन अब उसे खुद एली को उसकी असली मंजिल सॉल्ट लेक सिटी तक पहुंचाना होगा, जो कि यहाँ से हजारों मील दूर थी। कई घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद वे कैंसस सिटी पहुंचते हैं। लेकिन शहर में घुसते ही एक आदमी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे घायल हालत में आ जाता है। जोएल समझ जाता है कि यह लुटेरों की सिर्फ एक चाल है। वो गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता हुआ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी लोहे की किलो के ऊपर से गुजरने की वजह से पंचर हो गई और संतुलन बिगड़ने की वजह से वो सीधा एक बिल्डिंग से टकरा गए। दोनों किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जोएल जल्दी से एली को एक छेद के अंदर से भागने के लिए कहता है और खुद लुटेरों का सामना करने लगा। कुछ देर में ही जोएल दो लुटेरों को मार गिराता है, लेकिन आखिरी लुटेरा अचानक पीछे से हमला करके उसकी गन छीनकर उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो आदमी उसे मार पाता, एली पहली बार बंदूक उठाती है और उसे गोली मार देती है। जोएल की जान तो बच गई, लेकिन पहली बार किसी इंसान को गोली मारने की वजह से एली बुरी तरह डर जाती है। सामने वाली बिल्डिंग से हेनरी अपने भाई के साथ इन दोनों पर नजर बनाए बैठा था। रात होते ही जोएल एली के साथ एक सुरक्षित जगह पर सोने के लिए रुकता है। तभी उनकी मुलाकात हेनरी और उसके छोटे भाई सैम से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि सबकी परेशानी एक जैसी है। हर कोई बस इस शहर से जिंदा बाहर निकलना चाहता था। हेनरी उन्हें बताता है कि पूरे शहर पर कैथलीन नाम की एक औरत का कब्जा है, जो किसी भी कीमत पर हेनरी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हेनरी ने अपने भाई को बचाने के लिए कैथलीन के भाई को फेडरा को सौंप दिया था। इसलिए कैथलीन हेनरी को शहर के हर कोने में ढूंढ रही है। अब चारों मिलकर शहर से निकलने की योजना बनाते हैं। हेनरी को शहर की हर सुरंग के बारे में पता था, इसलिए रात होते ही वे सुरंग के रास्ते बाहर निकलने लगे। कुछ देर तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, तभी सामने वाले घर से एक आदमी उन पर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर देता है। जोएल तीनों को यहीं पर छोड़कर अकेला उस आदमी को मारने के लिए घर पर चला गया। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी खिड़की से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जोएल उसे तो मार देता है, लेकिन आदमी ने पहले ही कैथलीन को उनकी खबर दे दी थी। जोएल जल्दी से सभी को भागने के लिए कहता है, भागो! इतने में ही यहाँ पर कैथलीन अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंच गई। इससे पहले कि गाड़ी एली को कुचल देती, जोएल उसे कवर फायर देता हुआ गाड़ी के ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे कि गाड़ी एक पुराने घर से टकराकर ब्लास्ट हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, तभी वही ब्लास्ट हुआ ट्रक जमीन के अंदर दस गया और जमीन के नीचे सो रहे लाखों ज़ॉम्बीज बाहर निकल आए।
उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि मिलिट्री भी उनका सामना नहीं कर पाई। देखते ही देखते पूरा इलाका चीख पुकार से भर गया। ज़ॉम्बीज़ सामने आने वाले हर इंसान पर टूट पड़े। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोएल सभी को साथ लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैथलीन अपनी बंदूक लेकर उनके रास्ते में खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो उन्हें मार डालती, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चारों सुरक्षित यहाँ से निकल जाते हैं। पूरे दिन भागते रहने के बाद आखिरकार इन्हें एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। इसी दौरान रात को जब एली और सैम आपस में बातें कर रहे थे, तभी सैम डरते हुए एली को अपने पैर पर काटने का निशान दिखाता है। एली उसे हिम्मत देने के लिए अपने हाथ पर बना पुराना निशान दिखाती है और बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। एली को लग रहा था कि शायद उसके खून में ही इस बीमारी का इलाज छिपा है। यही सोचकर वो अपनी हथेली पर छोटा सा कट लगाकर अपना खून सैम के घाव पर रख देती है। एली को उम्मीद थी कि उसके खून से शायद सैम इन्फेक्टेड होने से बच जाए। अगली सुबह होते ही जैसे ही एली सैम के पास गई, तभी सैम अचानक से एली पर टूट पड़ा। दरअसल एली के खून ने काम नहीं किया और सैम पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जोएल और हेनरी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सैम एली को मार डालता, हेनरी को ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई को गोली मारनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, इस मौके पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हेनरी ने वही किया जो उसे सही लग रहा था। उसने अपने भाई को मारने के तुरंत बाद खुद को भी गोली मार ली। कुछ ही सेकंड में एली और जोएल की आंखों के सामने पूरा परिवार खत्म हो गया। आखिर में दोनों भाइयों को दफनाकर जोएल और एली फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इस घटना को 3 महीने बीत गए। जोएल एली के साथ बर्फीले इलाके में पहुंच गया। जोएल को खबर मिली थी कि उसका भाई टॉमी इसी इलाके में गायब हुआ था। एक बूढ़े कपल से पूछताछ करने पर जोएल को पता चलता है कि यही पास ही में एक मौत की नदी है, जहां पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक वापस नहीं आया। हो सकता है कि उसका भाई टॉमी भी इसी इलाके में गायब हुआ हो। सच का पता लगाने के लिए जोएल तुरंत उस नदी की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर भी दोनों सुनसान जंगल में से होते हुए नदी पर बने एक पुराने पुल को पार कर लेते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद आखिर दोनों उस मौत की नदी के पास पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि बाहर से देखने पर नदी बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर कुछ घुड़सवार आकर इन्हें चारों तरफ से घेर देते हैं। जोएल उन्हें बताता है कि वो सिर्फ मुसाफिर हैं और यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन घुड़सवार एक कुत्ते की मदद से देखना चाहते थे कि इन दोनों में से कोई ज़ॉम्बी का कांटा हुआ तो नहीं है। खुशकिस्मती से कुत्ते को दोनों में से कोई भी ज़ॉम्बी का कांटा हुआ नहीं मिलता। दोबारा पूछने पर जोएल को आखिरकार सच बताना ही पड़ा। वो बता देता है कि वो यहाँ पर अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है। टॉमी का नाम सुनते ही घुड़सवार उसे सम्मान के साथ अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जिंदा बचे इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए लकड़ी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जहां 24 घंटे पहरेदारी चलती रहती थी और दीवार के दूसरी तरफ एक पूरा शहर बस रहा था। यहीं पर जोएल अपने भाई टॉमी से मिलता है। टॉमी पिछले कई महीनों से यहीं पर रह रहा था। रेडियो पर संपर्क करना यहाँ के कानून के खिलाफ था, इसलिए वो कभी भी जोएल से बात नहीं कर पाया। जोएल उसे एली की सारी सच्चाई बताकर उससे मदद मांगता है कि कैसे एली के खून में इस वायरस का इलाज है। यहाँ से ईस्टर्न कोलोराडो लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर थी और वहीं पर एली को फायरफ्लाइज के अड्डे पर छोड़ना था। जोएल की तबीयत खराब होते देख टॉमी खुद एली को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन एली इसके लिए नहीं मानती। उसे सिर्फ जोएल पर ही भरोसा था, इसलिए ना चाहते हुए भी जोएल को अगले दिन अकेले ही उसे अपने साथ लेकर निकलना पड़ता है। रास्ते में जोएल एली को गन चलानी भी सिखाता है। 5 दिन के लंबे सफर के दौरान दोनों ईस्टर्न कोलोराडो पहुंच जाते हैं। शहर भी पूरी तरह सुनसान पड़ा था। जानवरों के अलावा इंसानों का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया। जोएल घोड़े को एक पेड़ के साथ बांधकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर घुसते ही जोएल को एक और झटका मिल गया। दरअसल फायरफ्लाइज के सारे मेंबर्स इस जगह को छोड़कर पहले ही किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ पर मिले सबूतों को देखकर जोएल को पता चलता है कि सभी लोग साल्ट लेक सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। इससे पहले कि दोनों यहाँ से निकल पाते, तभी यहाँ पर कुछ लोग बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। जोएल एली को अपने साथ लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उस पर एक आदमी ने हमला कर दिया। जोएल ने बड़ी ही चालाकी से बिना शोर करे उसकी गर्दन तोड़ दी, लेकिन मरने से पहले आदमी ने भी जोएल के पेट में चाकू घोंप दिया था। दर्द से कराता जोएल किसी तरह घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से
थोड़ी दूरी पर आते ही जोएल बेहोश हो गया। एली जल्दी से उसे एक घर में लेकर चली गई, लेकिन उसके पास जोएल का इलाज करने के लिए कोई भी दवाई और मशीन नहीं थी। जोएल उसे वापस टॉमी के पास जाकर मदद लाने के लिए कहता है, लेकिन एली उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी इसी दौरान हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहां एक सुनसान फार्म हाउस के अंदर एना नाम की महिला दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और किसी भी वक्त उसका बच्चा होने वाला था। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें आने लगीं। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। एना ने बिना देर किए पास पड़ा चाकू उठा लिया और पूरी ताकत से उसका सामना करने लगी। उसी भाग दौड़ के बीच एना एक बच्ची को जन्म देती है। कुछ ही देर बाद मार्लिन अपने साथियों के साथ कमरे में पहुंचती है। एना और मर्लिन बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। मर्लिन देखती है कि एना के पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान बन चुका है। अब उसे बचाना मुमकिन नहीं था। ये समझते ही एना अपनी नवजात बच्ची को मार्लिन की गोद में सौंप देती है और उससे एक आखिरी वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी बेटी की हर हाल में रक्षा करेगी। मार्लिन ने भारी मन से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को गोली मार दी और उस मासूम बच्ची को लेकर वहां से निकल गई। यही बच्ची आगे चलकर एली के नाम से जानी जाती है। बड़ी होकर एली मर्लिन से दूर होकर फेडरा के मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग ले रही थी। उसी रात करीब 2 बजे उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। कोई अनजान शख्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त राइली खड़ी थी, जो 3 हफ्ते पहले बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई थी। राइली एली को साथ लेकर फेडरा के सैनिकों से बचते हुए चुपचाप एक सुनसान बिल्डिंग तक पहुंचती है। रास्ते में उन्हें एक आदमी की लाश दिखाई दी। तभी राइली की नजर उसके पास रखी शराब की बोतल पर पड़ी। दोनों मजाक मजाक में उसके कुछ घूंट पी लेती हैं। इसके बाद वो एली को एक बंद पड़े शॉपिंग मॉल में ले जाती है। उसने चोरी छिपे पूरे मॉल की बिजली चालू कर दी। अगले ही पल पूरे मॉल में रंग बिरंगी लाइटें जल उठीं। ये नजारा देखकर एली की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी तेज आवाज पास में छिपे एक ज़ॉम्बी को जगा चुकी थी। जैसे ही दोनों टेबल पर खड़ी होकर नाच रही थीं, तभी वही ज़ॉम्बी अचानक से उन पर हमला कर देता है। उसकी खाल इतनी मजबूत थी कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। पलक झपकते ही उसने एली को दबोच लिया। सही मौका रहते राइली ने एक डंडा उठाकर उसे मार डाला, लेकिन इसी दौरान ज़ॉम्बी ने उन दोनों को काट लिया था। डर के मारे दोनों एक जगह पर बैठकर आगे क्या होगा उसका इंतजार करने लगी। ये घटना जोएल से मिलने के 3 हफ्ते पहले की थी, जब एली को पहली बार पता चला कि इस वायरस का असर उस पर नहीं होता। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां एली एक सुई की मदद से जोएल के घाव को सिल देती है। अगली सुबह होते ही वो अकेले ही खाने और दवा की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ी। काफी देर बाद उसे एक हिरण दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से वो उसका शिकार करती है, लेकिन इससे पहले कि वो हिरण को लेकर वापस लौटती, तभी यहाँ पर 2 आदमी आ गए। उनका नाम डेविड और जेम्स था। दोनों खुद को एक छोटी कम्युनिटी का सदस्य बता रहे थे। डेविड एली के सामने हिरण के बदले दवाइयों का सौदा रखता है। शुरुआत में एली को उन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन जोएल की हालत देखकर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में सौदा मान जाती है। जेम्स दवाइयां लेने वापस चला गया, जबकि डेविड और एली पास की एक झोपड़ी में उसका इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। तभी बातों बातों में डेविड एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर एली के होश उड़ गए। डेविड बताता है कि कुछ दिन पहले उसके एक आदमी को एक घायल आदमी और एक छोटी लड़की ने मार दिया था। ये सुनते ही एली समझ जाती है कि वो घायल आदमी कोई और नहीं बल्कि जोएल था, और डेविड को अब पता चल चुका है कि यही वो दोनों लोग हैं जिसके उन्हें तलाश थी। तभी जेम्स भी दवाइयां लेकर वापस आ गया। फिलहाल डेविड एली को जाने देता है, क्योंकि वो एली और जोएल दोनों को जिंदा पकड़ना चाहता था। वहां से निकलने के बाद एली सीधे उसी मकान में पहुंचती है जहां जोएल दर्द से तड़प रहा था। बिना देर किए वो उस दवा का इंजेक्शन लगा देती है। धीरे धीरे दवा असर दिखाने लगी, लेकिन जोएल अभी भी उठने की हालत में नहीं था। दूसरी तरफ डेविड अपने लोगों को लेकर एली की तलाश में शहर पहुंच जाता है। एली जानबूझकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है ताकि कोई भी जोएल तक न पहुंच सके, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद आखिर में डेविड के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने कैंप में लेकर चले गए। उधर जोएल को भी धीरे धीरे होश आने लगा। दर्द में होने के बावजूद वो किसी तरह खड़ा होता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि एली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वही डेविड एली को समझाने की कोशिश करता है। डेविड कहता है कि अगर एली चाहे तो उसकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकती है, लेकिन एली उसकी एक भी बात नहीं मानती। तभी उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। दरअसल डेविड और उसके लोग भूख मिटाने के लिए इंसानों का मांस खा रहे थे। इतना ही नहीं, डेविड की नजर शुरू से एली पर थी और उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ जोएल भी खून से लथपथ हालत में डेविड के लोगों को एक एक करके ढूंढना शुरू कर देता है।
वो दो आदमियों को पकड़कर उनसे एली के बारे में पूछता है। अब उसके पास समय बहुत कम था, इसलिए वो बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाता। आखिर में दोनों डरकर एली की सही जगह बता देते हैं। सच पता चलते ही जोएल दोनों को मारकर सीधे सिल्वर लेक की तरफ निकल पड़ा। उधर डेविड ने अपने लोगों के साथ एली को एक बंद कमरे में कैद करके रखा था। डेविड बार बार उसके पास आता और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता, लेकिन एली अब उसकी असलियत जान चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़े एक इंसानी कान पर पड़ी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि डेविड और उसके लोग सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का भी शिकार करते हैं। एली जानती थी कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो उसका भी यही हाल होगा। तभी डेविड उसके और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एली पूरी ताकत से उसकी उंगली तोड़ देती है। दर्द से तिलमिलाया डेविड अब अपना असली चेहरा दिखा देता है। गुस्से में वो फैसला कर लेता है कि अब किसी भी कीमत पर एली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जेम्स के साथ मिलकर एली को मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन उससे पहले एली उन्हें बताती है कि वो संक्रमित है। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपने हाथ पर बना पुराना काटने का निशान भी दिखा देती है। यह देखकर दोनों कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। एली को बस इसी मौके का इंतजार था। अगले ही पल उसने तेजी से पास पड़ा हथियार उठा लिया और जेम्स पर जानलेवा हमला कर दिया। जेम्स तो वहीं मारा गया और एली को भागने का मौका मिल गया, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद थे। इससे पहले कि वो चैन की सांस लेती, डेविड भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। वो रेस्टोरेंट के सारे रास्ते बंद कर देता है ताकि एली कहीं भाग न सके। देखते ही देखते चारों तरफ आग फैलने लगी। धुएं और आग के बीच एली खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी डेविड उसे पकड़ लेता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी एली की नजर पास पड़े एक बड़े मांस काटने वाले चाकू पर पड़ गई। वो बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से डेविड पर वार कर देती है। अचानक हुए हमले से डेविड मारा जाता है। उसी वक्त जोएल भी सिल्वर लेक पहुंच चुका होता है। वो जलते हुए रेस्टोरेंट के बाहर एली को ढूंढ लेता है। जोएल ने दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। अब एली उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही बल्कि उसकी अपनी बेटी बन चुकी थी। इसके बाद जोएल और एली फिर से फायरफ्लाइज के ठिकाने की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर एली पहले से बहुत शांत रहती है। उसके दिमाग में उन सभी लोगों की यादें घूम रही थीं जिन्हें उसने इस सफर में खो दिया था। उसे लगने लगा कि शायद उन सब की मौत की वजह वही है। जोएल उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो लोग चले गए उनकी मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार न माने। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद दोनों आखिरकार साल्ट लेक सिटी पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी मंजिल बस सामने है और शायद एली की वजह से पूरी दुनिया को बचाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही फायरफ्लाइज के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों को बेहोश करके एक खुफिया अड्डे पर ले गए। जब जोएल की आंख खुली तो उसके सामने मार्लिन खड़ी थी। मर्लिन बताती है कि डॉक्टरों को समझ आ चुका है कि एली पर इस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। दरअसल उसके दिमाग में एक खास तरह का फंगस मौजूद है जो उसे इस वायरस से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए डॉक्टरों को उसके दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी और उस ऑपरेशन के बाद एली का बचना नामुमकिन होगा। ये सुनते ही जोएल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने इतने महीनों तक अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था, अब उसी की जान देने की बात हो रही थी। वो मार्लिन से सिर्फ एक बार एली से मिलने की गुजारिश करता है, लेकिन मार्लिन साफ मना कर देती है। मर्लिन ने अपने आदमियों से जोएल को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। जैसे ही जोएल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी वो अचानक से रुक गया। पीछे खड़े आदमी ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी जोएल ने उसकी बंदूक छीनकर दोनों को मौत के घाट उतार डाला। इसके बाद जो भी उसके रास्ते में आया वो उसे मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। फायरफ्लाइज के सैनिक उसे रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अब उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। आखिरकार वो ऑपरेशन रूम तक पहुंच जाता है जहां डॉक्टर एली की सर्जरी शुरू करने वाले थे। जैसे ही डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, जोएल ने बिना सोचे उसे गोली मार दी। फिर वो बेहोश पड़ी एली को अपनी गोद में उठाकर तेजी से यहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त मार्लिन आखिरी बार उसका रास्ता रोकती है, क्योंकि पूरी दुनिया को बचाने के लिए एली की कुर्बानी जरूरी थी। लेकिन अब जोएल किसी की बात सुनने वाला नहीं था। उसने पहले भी अपनी एक बेटी को खोया था और इस बार वो एली को नहीं खोना चाहता। जोएल ने बिना मार्लिन की बात सुने उसे गोली मार दी ताकि भविष्य में कोई दोबारा एली का पीछा न कर सके। कुछ समय बाद एली को होश आया। वो खुद को एक गाड़ी में पाती है और तुरंत जोएल से पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ, लेकिन जोएल उसे सच नहीं बताता। वो झूठ बोल देता है कि डॉक्टर्स को उसके जैसे और भी कई लोग मिल चुके हैं, लेकिन फिर वो वायरस का इलाज नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने दोनों को जाने दिया। एली बिना कोई सवाल करें चुपचाप उसकी बात मान लेती है। फिर भी एली को लग रहा था कि जोएल उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा है। दोनों वापस से जोएल के भाई टॉमी के पास लौटने लगे। मंजिल के पास पहुंचकर एली आखिरी बार जोएल से कहती है कि वो उसके सामने सच बोले।
जोएल बिना रुके फिर वही झूठ दोहरा देता है। एली कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही और उसके इस झूठ को सच मानकर दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद भी छोड़ देती है। और इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।